हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी विपुल की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानियाँ शेयर कर रखी है। अब शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम विपुल है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे ही साथ 2013 में घटी थी, यानी बात आज से लगभग 9-10 साल पुरानी है। उस समय मैं जिस जगह पर काम किया करता था मुझे वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र मिला हुआ था। वैसे तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसी वजह से मुझे साल 2 साल में हर एक जगह से दूसरी जगह उस समय शिफ्ट किया ही जाता था। मैं जिस जगह पर रहने के लिए गया था, पता नहीं मुझे शुरू से ही अजीब सा वहाँ डर लगता था, कभी घबराहट होती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। तभी ही मेरी माताजी मुझसे कहने लगी कि तू अकेला रहता है ना, इसलिए। मेरी उम्र उस समय 31 साल की हो चुकी थी। मेरी माताजी मुझसे कहने लगी कि अब तेरी शादी हम करवा देंगे, तू तेरी पत्नी के साथ रहेगा तो तुझे ये घबराहट और डर महसूस नहीं होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं, मुझे कुछ अजीब सा डर लगता है और तबीयत खराब सी लगती है। वो लोग बस यही बात की जिद पकड़ के रखे थे और अगले ही 2 महीने के अंदर अंदर वो लोगों ने लड़की भी पसंद कर ली और मेरी शादी भी करवा दी। आज मैं अपनी पत्नी के साथ ही हूँ। दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के कुछ 10 दिन के बाद ही मुझे नौकरी पर फिर से चढ़ना था। तो मैंने फिर माँ बाप का आशीर्वाद लिया और वहाँ से मेरी पत्नी को लेकर अपनी उसी जगह पर आ गया जहाँ पर मैं अकेले रहता था। वो मुझसे रास्ते भर बातें कर रही थी, लेकिन मैं उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। मेरा मन अब भी घबराया हुआ था, शायद इस वजह से कि मुझे दोबारा उसी घर पर जाना है। मैं ऑफिस में रहता तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ऑफिस से घर पर आता तब मुझे घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती। एक अजीब सी मनहूसियत लगती। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वो बिल्डिंग 2 ही माले की थी और उसमें हम कुछ 4 या 5 ही टेनेंट्स रहा करते थे। नई बिल्डिंग थी, शायद इस वजह से उसमें लोग नहीं आए हुए थे और सस्ते किराए पर भी मुझे मिला था। तो वो बिल्डिंग रोड से, यानी कि मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा दूर और अंदर था। लगभग 3-3.5 किलोमीटर मुझे रोज़ाना पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि सुबह में ऑफिस जाते वक्त उस बिल्डिंग में मेरा एक दोस्त बन गया था जो मुझे मेन रोड तक छोड़ देता। फिर मैं वहाँ से कोई सवारी ले लेता और उसके बाद ऑफिस तक पहुँच जाता। लेकिन ऑफिस से छूटने के बाद मैं कुछ 6 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच जाता। 5 बजे मेरी ऑफिस छुट्टी थी और 6 बजे तक मैं उसी मेन रोड पे पहुंचकर खड़ा होता, ये सोचता कि क्या पता आज भी कोई मुझे लिफ्ट दे दे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता और फिर मजबूरन मुझे वहां से अपने घर तक पैदल आना पड़ता। कुछ ही दिन के बाद मुझे एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में पता चला, जो कि रेलवे ट्रैक के बाजू से होकर गुजरता था। वहां से मेरा घर सिर्फ 2 ही किलोमीटर था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी रास्ते से घर के लिए जाया जाए और मैं वैसे ही करने लगा। 4-5 दिन हुए थे कि जब मैं एक शाम अपने घर पहुंचा, कुछ 8 साढ़े 8 बज चुके थे। मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत उदास सी बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो, कोई दिक्कत है क्या? वो मुझसे कहने लगी कि नहीं, बस मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पर आप अकेले हो, शायद इसीलिए हो सकता है, क्योंकि मैं भी अकेले रहता था, मेरा मन नहीं लगता था तो घर वालों ने भी शादी करवा दी। पूरा दिन अकेले मेरी पत्नी भी क्या ही करती। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता है तो कहीं चले जाया करो या किसी से फ़ोन पे बात कर लिया करो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों शायद वो उस समय मेरे से कुछ छुपा रही थी। जो उसके मन में था वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी। वो इसलिए कि अगर वो मुझे बता देती तो मैं घबरा जाता और मैं काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। मैंने उससे बहुत पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं फिर रात में खाना खाकर सो गया। अगली सुबह फिर से मुझे ऑफिस के लिए निकलना था।
मैं जब अगली सुबह ऑफिस के लिए निकला, तभी रास्ते में जो आदमी मुझे लिफ्ट देता था रोजाना, बाइक पर बैठे बैठे मैं उससे कहने लगा कि मैं भी सोच रहा हूँ अब एक बाइक ले लूँ। मुझे ये रोजाना इतना पैदल चलकर अंदर आना बहुत भारी पड़ता है। वो कहने लगा कि सवारियाँ भी तो आती है। मैंने कहा हाँ आती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है, और फिर वो लोग पैसा भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर से उन्हें मेन रोड तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती। वो कहने लगा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, बाइक ले ही लो सेकेंड हैंड। अगले ही 2-4 दिन में उसी ने मुझे एक बाइक दिला दी। लेकिन जब उसने मुझे बाइक दिलाई तो कहने लगा कि कभी तुमने एक चीज़ नोटिस किया है? मैंने कहा कि क्या? वो कहने लगा कि सूरज डूबने के बाद मेन रोड से लेकर अंदर जाने तक का रास्ता और ज़्यादा डरावना लगता है और बिल्कुल ही सुनसान हो जाता है। मैं हंसकर कहने लगा कि सुनसान तो दिन में भी रहता है, यहाँ पर आबादी ही कहाँ है। वो कहने लगा नहीं, तुम मेरे बोलने का मतलब नहीं समझे। मैंने उससे दोबारा पूछा कि बताओ क्या? वो कहने लगा कि मैं ऑफिस से छुट्टा हूँ 4:30 बजे और अपने घर 5:30 बजे तक पहुँच ही जाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे नहीं उतरता। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? वो कहने लगा कि लोगों ने यहाँ के बारे में कुछ अफवाहें फैला कर रखी है कि यहाँ पर भूत प्रेत है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी बिल्डिंग को लगकर बड़ी सी खाड़ी है। कहा जाता है कि उस खाड़ी में 3-4 लोगों ने अपनी जान कूद कर दे दी थी। मुझे उसकी ये सारी बात तो बहुत अजीब और बेकार लग रही थी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से निकल लिया। दोस्तों, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं घर पर 6:30 बजे तक आ ही जाता था, क्योंकि अब मेरे पास बाइक थी तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस के काम से ऑफिस वालों ने मुझे कहीं दूर एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए भेज दिया। वहाँ से लौटते समय मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। अब रात के 11:30 बज चुके थे। वैसे तो मैंने अगले दिन का ऑफ डाल दिया था, क्योंकि इतना लेट हो गया था तो अगले दिन सुबह में मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब काफ़ी ज़्यादा खुश था और मन में ये सोच रहा था कि बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली है, आराम से कल सुबह तक सोऊंगा। ये सोचकर मैं घर की तरफ आ ही रहा था कि अचानक वो मेन रोड वाला रास्ता खत्म हो गया और वहां से 3.5 किलोमीटर का रास्ता, जो कि मेरे घर की तरफ अंदर की ओर जाता था, सुनसान सड़क शुरू हो चुकी थी। मैं बाइक को धीरे धीरे चला ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा, जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचने ही वाला था और वो खाड़ी को क्रॉस करने वाला था, कि अचानक उस खाड़ी में से मुझे कुछ निकलता हुआ दिखा। एक बार को ऐसा लगा कि कोई आदमी है, लेकिन जब मैं गौर से देखा तो उसका शरीर पूरा काला था। फिर भी मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि ये आदमी हो सकता है उस खाड़ी की कीचड़ में, या उसकी मिट्टी उसके शरीर पर लग गई होगी, इस वजह से वो ऐसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर गलत था। जब वो जेफ निकलकर मेरे सामने खड़ा हुआ, तब उसे देखकर मानो मेरी जान ही निकल गई और बाइक पर से मेरा कंट्रोल पूरा छूट चुका था। मैं और बाइक दोनों ही जोर से एक आवाज़ करते हुए गिरे। वो सुनसान सड़क पर जितने भी कुत्ते आसपास थे, वो सभी जोरों से भौंकने लगे, क्योंकि बाइक और मैं जब गिरे तब बिल्कुल शांत था, लेकिन वो आवाज़ से शायद वो कुत्ते अब भौंक रहे थे। कुत्तों को मेरी ओर भागता हुआ देखकर वो जो जेफ था, उसने दोबारा से खाड़ी में छलांग लगा दी। उसकी छलांग काफ़ी लंबी थी। मैं तो यही देख रहा था कि ये क्या है, और वो जितने भी कुत्ते आवाज़ सुनकर झाड़ियों से और पता नहीं कहाँ से बाहर निकल कर आए थे, वो सब अब उस खाड़ी के पास जाकर खाड़ी की ओर देखकर भौंक रहे थे। उनमें से कुछ तो रोना शुरू कर दिए। मैंने ऐसा कई बार सुना है कि कुत्ते, बिल्ली, गधे ये सब तब रोते हैं जब इन्हें आत्माएं दिखती हैं। मैं ये सोच रहा था कि क्या जो मैंने देखा वो सच में कोई भूत था। मैंने तुरंत वहां से बाइक उठाई और जल्दी जल्दी घर पर चला गया। घर जाने के बाद अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैं अगले दिन आराम से सोकर तो उठा, लेकिन दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी, और पता नहीं क्यों मेरी पत्नी अब पहले से और ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी। मैंने इस बार उससे पूछा, मुझे बताओ, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, जो भी तुम्हारे मन में है मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, वरना तुम और ज़्यादा डर जाओगे। लेकिन मेरे जिद करने पर उसने मुझसे कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि
कि यहाँ पर भूत प्रेत है या फिर आत्माएं हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर एकदम चौंक सा गया। फिर मैंने कहा कि तुम्हें किसी पड़ोसी ने बताया क्या ये बात? वह कहने लगी कि नहीं, कुछ दिनों से मेरे साथ घर ही में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। मैंने कहा जैसे? वो कहने लगी जैसे कि मैं फ़ैन बंद करके अपने बेड पर जाकर लेट जाती हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो फ़ैन चालू रहता है, स्विच भी ऑन होता है उसका। फिर उसने कहा कि ऐसा कई बार हुआ कि मैं गैस पर दूध उबालने के लिए रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप कभी गैस बंद हो जाता है या फिर दूध रखते साथ उबल जाता है। फिर उसने एक बात और कही कि जब मैं ऑफिस से आने में लेट हो जाता हूँ, तभी सूरज डूबने के बाद 6 बजे के आसपास कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं जब दरवाज़ा खोलकर देखती हूँ तो बाहर कोई नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जैसा बाहर कोई चाकू लेकर खड़ा है और वो दरवाज़ा खोलते ही मुझ पर हमला कर देगा। मैं खुद को बहुत संभालती हूँ, मुझे हर वक्त अपनी जान का डर लगा होता है। जब उसने मुझे ये सारी बात बताई, मेरे दिमाग में पहले से ही भूत प्रेत की बातें चल रही थी। मैं तुरंत उसी आदमी के घर पर गया और जब जाकर देखा तो वो घर पर नहीं था। उसकी पत्नी कहने लगी कि वो तो ऑफिस गए हैं, शाम तक वो लौटेंगे। मैं शाम होने का इंतज़ार किया और जैसे ही शाम के 5 बजे मैं उसके घर पर गया, लेकिन वो तब भी नहीं आया था। फिर कुछ समय के बाद वो खुद ही मेरे घर पर आया और उसके बाद मैं उसके साथ नीचे चला गया। बिल्डिंग में नीचे जाने के बाद मैं उससे कुछ पूछता कि उसने मुझे पहले ही ये बात बताई कि हम लोग अगले हफ्ते शिफ्ट हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने मुझे एक जगह का नाम बताया। कहने लगा मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से मजबूरी में हम लोग यहाँ पर रह रहे थे। फिर उसकी ये बात सुनकर मेरा मुंह और उतर गया। वो कहने लगा क्या हुआ, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? मैंने उसे सारी घटना बताई। वो कहने लगा कि मैं कहता था यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती है। इसके बाद उसने मुझसे और भी एक बात कही। वो मुझसे कहने लगा कि जैसा आपकी पत्नी को सारी चीज़ों का अनुभव है, वैसा ही मेरी पत्नी भी कुछ कुछ चीज़ें महसूस करती है। और फिर उसने कहा कि जो आदमी या जो जीव को आपने उस खाड़ी से निकलते हुए देखा है, वो जीव को हमने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा कि कभी? वो कहने लगा कि एक रात हमें भी ऐसे ही कहीं बाहर से आने में लेट हो गया था। मेरा बच्चा मेरी बाइक पर आगे बैठा हुआ था और मेरी पत्नी पीछे। फिर हमने देखा कि कुछ पानी से निकला और वो एकदम से गायब हो गया। उसके बाद हम उसे ढूंढने लगे कि वो क्या था। मेरी पत्नी तो डर के मारे वहीं पर पसीने में नहा गई थी। वो कहने लगी वो जो कुछ भी था, हमें अभी फ़िलहाल घर पर चलना चाहिए, कहीं उसने देख लिया तो वो हम पर हमला करेगा। मैं बाइक को उस खाड़ी से पार करके आगे तो ले आया, लेकिन जब मेरी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी झाड़ियों में उसे 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आई। बस उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहने लगी और वो उस समय से मुझे कहती थी कि जितना जल्दी हो जाए हमें ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। उसने जब ये बात कही तब मुझे भी लगा कि अब मुझे भी इस घर को छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, अगले हफ्ते वो तो गया ही गया, उसके साथ में हमारी बिल्डिंग का एक टेनेंट और चला गया। अब बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही टेनेंट बचे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर पर एक टेनेंट और दूसरे फ्लोर पर मैं। जो नीचे वाला टेनेंट था उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, वो पति और पत्नी। दोनों ही काम पर जाते थे। शाम में 7 बजे के आसपास वो दोनों लौटते थे और फिर शायद खाना खाकर सो जाते होंगे। अगले दिन वैसे ही दोनों सुबह निकल जाते। वो संडे को भी छुट्टी नहीं लेते थे। मेरी पत्नी अब उस बिल्डिंग में पूरी अकेले रहने लगी और वो घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि जितना जल्दी हो जाए हमें भी ये घर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मैं घर छोड़ता कि उससे पहले एक छोटी सी घटना और घटी, जिसके बाद तुरंत उसी दिन हमें उस घर को छोड़ना पड़ा। जब मैं अपने घर पे घुसा तब मेरी पत्नी अपने ही हाथ से अपने सर पर मार रही थी। मुझे लगा कि इसका सर दुख रहा है और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। कहने लगी कि मैं खिड़की के पास बैठी हुई थी। अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने से कोई गुजरा और वो दूर जाकर एकदम से रुक गया। वो कुछ परछाई जैसी थी। फिर वो तेज गति से सामने से आया और आकर
मेरे सर में चला गया। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, सर में चला गया? वो कहने लगी कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने पीछे मुड़कर तुरंत देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। और जब मैंने उसे दोबारा देखा तो वो मुझे ना अपने सामने दिखाई दिया ना पीछे। मतलब वो मेरे सर में चला गया है और उसी समय से मेरा सर बहुत दुख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई जोरों से मेरे सर को मार रहा हो। मुझे उसकी ये सब बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अचानक से वो उठी और जाकर जोरों से अपने सर को दीवार पर मारने लगी। मैं उसे रोक रहा था, लेकिन वो अब मुझसे कंट्रोल में ही नहीं थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, जिसके बाद मैं कई दूर जाकर गिरा। कहने लगी कि इससे तुझे बहुत प्यार है ना, अब ये ही नहीं तो तेरी दुनिया भी नहीं। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने लगी। मैंने तुरंत जाकर उसे पकड़ा और मैं कहीं ना कहीं भूत प्रेत पर पहले से थोड़ा बहुत तो विश्वास करता ही था। मैंने इसीलिए घर में जो शोकेस पर मूर्ति रखी हुई थी वो उठा ली थी और जाकर सीधा ही उसके माथे पर वो मूर्ति रख दी, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब वो बेहोश होकर गिरी तब मैंने उसे गोद में उठाया और अपने साथ उस घर को लॉक करके तुरंत नीचे उतर गया। उसके बाद मैंने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। वो होश में आई। उसके हाथ पर मैंने उस मूर्ति को बांध दिया था। फिर उसे बाइक पर बिठाया और वहाँ से तुरंत हम लोग निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर मेरा दोस्त रहता था। हम लोग उसी के घर पर चले गए। अगले दिन मैं ऑफिस में कॉल करके बता चुका था कि मेरी छुट्टी है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर लगभग 10-12 दिन तक हम अपने गांव में जाकर थे। उसके बाद जब मैं दोबारा काम पर लौटा तो मैं तब तक दूसरी जगह घर ले चुका था। फिर हमारे साथ वैसी घटना कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी विपुल जी की कहानी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्याम है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह भी कुछ साल पहले की है, जब हम लोगों को एक बहुत बढ़िया और सस्ता फार्म हाउस मिल रहा था। जब मैंने उस फार्म हाउस के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो फार्म हाउस अपनी असली कीमत से आधे दाम पर मिल रहा है। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और मन बना लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये फार्म हाउस हम ही खरीदेंगे। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी इस बारे में बताया। वो भी लोग मेरी ये बात सुनकर मान गए। जब हम फार्म हाउस देखने के लिए गए तब वो फार्म हाउस हमारे घर से कुछ 130 किलोमीटर की दूरी पर था। फार्म हाउस देखने के बाद सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा था वो मुझसे कहने लगा कि पापा, इस फार्म हाउस में आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा क्या? वो कहने लगा यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। मैंने कहा कि बेटा, फार्म हाउस ऐसे ही होते हैं, एकदम शांत जगह पर होते हैं, ताकि जब हम कभी यहाँ पर आए तो हमारा मन भी एकदम से शांत हो जाए। मैंने उसे तो समझा दिया। मेरी पत्नी भी कहने लगी कि फार्म हाउस अच्छा है, हमें लेना चाहिए। जब मैंने उसके ओनर के बारे में पता किया तो मुझे ये पता चला कि उसका ओनर कहीं आउट ऑफ इंडिया रहता था। मैंने कहा कि ठीक है, उस ब्रोकर से कहा कि जब भी वो आएगा तभी आप हमारे डील को सेट कर देना। जब मैंने ब्रोकर से ये बात कही, उसके अगले ही दिन ब्रोकर का मुझे कॉल आया। कहने लगा कि मालिक जो है उस फार्म हाउस के, वो 3 दिन में ही आ जाएंगे। मैंने कहा, मेरी बात सुनकर इतना जल्दी आ रहा है क्या वो? ब्रोकर कहने लगा, नहीं, उन्हें यहाँ पर कुछ दूसरा भी काम था, वो इसीलिए आ रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तभी फार्म हाउस लेने के बाद हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन का काम करवाया। हमारी फैमिली में मैं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अगले दिन जब पूरा रेनोवेशन का काम हो गया तो मैं अपनी पत्नी से कहने लगा कि क्यों ना हम उस फार्म हाउस में जाते हैं और वहाँ जाकर 2-3 दिन रुक कर मज़े करके आते हैं। सभी लोग इस पर बहुत खुश हुए। हम अगले दिन फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। जब हम फार्म हाउस पहुँचे तो वहाँ का जो केयर टेकर था वो कहने लगा कि बस अब मुझे भी यहाँ पर नौकरी नहीं करना, मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुझे अब क्या दिक्कत हो गई है? इतने समय से तो तू यहाँ पर नौकरी कर रहा था। मैंने उसे कई सारी लालच दी
मैंने उससे ये भी कहा कि तेरी पगार को मैं दुगनी कर दूंगा। तुझे अगर तेरी फैमिली से दूर रहना नहीं पसंद तो तू अपनी पत्नी और बच्चों को भी लाकर यहाँ पर रह सकता है। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो बस एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि मुझे भी अभी बस जाना है, मेरी पगार दे दो। उसकी पगार तो उसका जो पुराना मालिक था वो दे चुका था और वो उसी दिन वहाँ उस फार्म हाउस को छोड़कर चला गया। जब हम उस फार्म हाउस से लौट रहे थे तब रास्ते में मुझे एक छोटी सी दुकान दिखी। मैं जब उस दुकान पर रुक कर देखा तो ये वही वॉचमैन था जो उस फार्म हाउस का केयरटेकर था। मैंने कहा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहने लगा कि ऐसे ही मुझे दुकान चलानी थी तो मैंने यहाँ पर दुकान खोल दी। फार्म हाउस से उसकी दुकान लगभग 7-8 किलोमीटर दूर थी। मैंने कहा इतनी दूरी पर और इस जंगल जैसे इलाके में तेरी दुकान पर कोई आता भी है सामान लेने? वो हंसकर कहने लगा कि हाँ, आसपास के छोटे गांव के लोग हैं, वो आते हैं। उसके बाद हम वहां से चले गए। मुझे तब तक वहां पर यानी कि मेरे फार्म हाउस के लिए केयर टेकर मिल चुका था। वो केयर टेकर अपनी पत्नी के साथ ही मेरे फार्म हाउस में रहने के लिए मुझसे कहा था, जिसकी शर्त मैंने मान ली ही थी। जब 4-5 दिन बीते तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो ये वही केयर टेकर था और वो कहने लगा कि मुझे पगार भी नहीं चाहिए, मैं आपका फार्म हाउस अभी छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उससे कई बार फ़ोन पर सवाल किया कि बात क्या है, तो मुझे कुछ बताएगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से निकल गया। तभी ही दूसरा केयर टेकर ढूंढने के लिए मुझे तो फार्म हाउस जाना था। मैंने अपने घर पर कहा तो बच्चे कहने लगे कि हमारी स्कूल है और मेरी पत्नी को भी काम था। तो मैंने कहा कि मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं फार्म हाउस पर अकेला आ गया। पूरा दिन वहां पर केयर टेकर ढूंढने के बाद भी मुझे कोई केयर टेकर नहीं मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न आज का दिन उसी फार्म हाउस पर रुक जाता हूँ। अगले दिन किसी न किसी केयर टेकर को ढूंढकर वहां पर सेट कर दूंगा और फिर अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। जब मैं वहां पर रात में बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि रात में गेट के पास कुछ दिखाई दे रहा था जो कि हिल रहा था। कभी वो दाई ओर जाता तो कभी बाई ओर। जहाँ पर फार्म हाउस में मेरा घर था यानी कि जो बंगलो था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह थी और उसके बाद में मेन गेट था। तो इसलिए मुझे उस घर से गेट तक आने में कुछ 2 से 3 मिनट लग गए, जिसमें के जो हलचल हो रही थी अब वो होना रुक गई और जिसे मैं देख रहा था वो कहीं गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और सिगरेट जलाते हुए मैं फिर से अपने घर की ओर चला गया। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 9:30 हो चुके थे। मैंने सोचा कि अब जाकर सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर जल्दी जल्दी किसी केयर टेकर को यहाँ पर सेट कर दूंगा। जब मैं सोने के लिए घर के अंदर गया तब मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें छत पर से आ रही थी, लेकिन फार्म हाउस के आसपास तो कोई रहता ही नहीं था। वो आवाज़ कैसे थी? ऐसा लग रहा था कि छत पर कोई बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा हो। मैं तुरंत ही उठकर पहले बाहर देखा। बाहर कोई नहीं दिखने पर मैं छत पर चला गया। जब मैं छत पर गया तो वहां पर भी मैंने देखा कि कोई नहीं था और ना ही तो कोई पत्थर मुझे वहां पर दिखाई दे रहे थे। तभी ही मैंने छत पर से देखा कि जो कुछ समय पहले हलचल नजर आ रही थी वैसा ही अब भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं तुरंत छत से नीचे उतरा और टॉर्च लेकर गेट की ओर गया, लेकिन मेरे गेट की ओर जाने के बाद इस बार फिर वहां कोई नहीं था। मैं दोबारा कमरे में आया और आकर बैठा ही था, सोच रहा था कि अब क्या करूं कि अचानक से मेरी नज़र उस कमरे की खिड़की पर पड़ी। फिर मैंने देखा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है। मैं तुरंत ही उठकर बाहर जाने से पहले खिड़की पर गया और जब जाकर देखा तो वहां पे एक बौना सा आदमी, जिसकी हाइट कुछ 2 या 3 फीट रही होगी, वो अजीब सी कुछ हरकतें कर रहा था। उसका चेहरा काफी बड़ा और लंबा था। उसके हाथ जमीन तक के टच हो रहे थे। यानी इतना छोटा आदमी, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे थे और बिल्कुल पतले, जैसा कि हाथ पर मांस और चमड़ी हो ही ना, सिर्फ हड्डियों वाले हाथ थे। जब मैं उसे अंदर से ही देख रहा था तब वो दूर चला गया और गेट की ओर जाने से पहले वो रुक गया। फिर पलटकर वो मुझे घूरने लगा। जब मैं उस फार्म हाउस के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकला तो पाया कि वो भागते हुए मेरी ही ओर आ रहा था।
शायद वो मुझ पर हमला करना चाहता था या मुझे मार देना चाहता था। उसके बाद मैंने फट से दरवाज़ा बंद किया और मैंने देखा कि अब वो बाहर घर के चक्कर लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा मानो मेरे फार्म पर कोई बहुत बड़ा जलजला आ चुका है, क्योंकि मेरा वो पूरा घर अब हिल रहा था। मुझे लगा कि अब वो कहीं घर टूटकर नीचे ना गिर जाए, इसीलिए जान बचाने के लिए मजबूर होकर मैं घर से बाहर निकला। और जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी बात एकदम सच निकली। वो घर वहीं पर टूटकर मिट्टी मिट्टी हो चुका था और वो जो बौना सा आदमी था वो बस मुझे घूर कर देखा और हाथ उठाकर कुछ इशारा किया। फिर वो कहीं हवा में एकदम से गायब हो गया। ये डरावनी चीज देखने के बाद मेरे वहां पर खड़े खड़े पैर कांप रहे थे। मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और गाड़ी को वहां से बाहर निकालते हुए ठीक उसी केयरटेकर की दुकान के पास आकर रुका। लेकिन वो तो दुकान बंद करके जा चुका था। मैं जान चुका था कि अब घर पर जाना ठीक नहीं रहेगा। इस फार्म हाउस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगली सुबह तक मैं अपनी गाड़ी में सोया रहा। गाड़ी को मैं अब मेन रोड पर रखा हुआ था। जब सुबह हुई और उस केयरटेकर की दुकान खुली तो मैं तुरंत वहां पर गया और वहां जाकर उससे पूछने लगा। वो कहने लगा कि दरअसल ये फार्म हाउस जिसका है, उनका एक बेटा हुआ करता था और वो बेटा एबनॉर्मल था, इसीलिए उसके मालिक ने उसी फार्म हाउस में उसे गाड़ दिया था और फिर वो उस फार्म हाउस को बेचना चाहता था। लेकिन जब भी वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता, तब जो भी उसका खरीदार होता उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट ही जाती थी। दोस्तों, उस दिन समझ में आया कि वो फार्म हाउस क्यों मुझे आधी कीमत पर मिल रहा था। मैंने अपने ब्रोकर को उसके बाद फ़ोन किया और वो फार्म हाउस को वापस करके अपना पूरा पैसा उससे वापस ले लिया। तो दोस्तों, ये थी श्याम जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली जो कहानी है वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। चलिए इन्हें काल्पनिक नाम राजू दे देते हैं। अब इनकी घटना शुरू करते हैं। मेरा नाम राजू है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये लगभग आज से 15 साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस समय कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं माल लेकर अपनी जगह से रात के कुछ 11 बजे निकला। मैं जानता था कि मुझे पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि दिन के समय हम ज़्यादातर आराम करते थे और रात में ही ट्रक को चलाते थे। जब मैं रात में ट्रक लेकर अपने वहाँ से निकला तो पहली रात में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। जब मैंने ट्रक को एक ढाबे के पास रोका खाना खाने के लिए, तो रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। ज़ोरदार बारिश भी हो रही थी। आसपास हर जगह बस एकदम शांत सा माहौल था। मैं जब ढाबे वाले के पास गया और जाकर खाना खाते हुए उससे बात करने लगा, तो वो मुझसे कहने लगा कि आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो। मैंने उसे जगह का नाम बताया। वो कहने लगा आपको तो पहुँचने में कल रात हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, कल रात नहीं, शायद परसों दोपहर हो सकती है, क्योंकि अभी सुबह तक के हम ट्रक चलाएंगे और उसके बाद हम आराम करेंगे। वो कहने लगा कि ठीक है, आप जाना तो आराम से जाना। मैंने कहा क्यों? वो बस मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि यहाँ से रास्ता ठीक नहीं है। मैंने तुरंत ही उससे कहा कि अभी पिछले कुछ किलोमीटर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा ट्रक की केबिन में मेरे साथ कोई और भी अंदर बैठा हुआ है। मैं किसी के होने का एहसास कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ना उसे देख पा रहा, ना ही कुछ उसे हाथ लगाकर महसूस कर पा रहा हूँ। वो कहने लगा कि हो सकता है जो चीज़ तुम्हारे साथ आगे होने वाली थी वो अभी पहले ही हो रही है। मैं एकदम से आश्चर्य होकर उसकी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा पहले होने वाली चीज़? मैं समझा नहीं। वो कहने लगा कि इस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आत्माएं हैं। मैं उसे एकदम से घूर कर देखने लगा। मुझसे कहने लगा आप क्या इस रास्ते पर पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा कि हाँ। फिर उसने मुझसे कहा कि आप कितने साल से ट्रक ड्राइविंग में हो? मैंने कहा लगभग 8 साल हो गए। वो कहने लगा तो इस रास्ते पर पहली बार कैसे? फिर मैंने उसे बताया कि मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को अभी मैंने छोड़ चुका और जहाँ पर मैं लगा हूँ वहाँ लगकर मुझे 1.5 ही महीने हुए हैं और पहली बार उसने मुझे इस रास्ते पर भेजा है।
वो कहने लगा, तो आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है? मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं है। वो फिर से दोबारा कहने लगा कि आपको बिना हेल्पर के ही भेज दिया। मैंने कहा कि हाँ, शायद हेल्पर भेजता, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं और मुझे भी याद नहीं था कि क्या बात हुई थी जिस वजह से हेल्पर मेरे साथ नहीं था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अब तो आपको और भी ज़्यादा चौकन्ना होकर जाना पड़ेगा। मैंने उससे बहुत बार पूछा। उसके बाद वो मुझे ढाबे से थोड़ी दूरी पर पैदल चलकर लेकर गया। कहने लगा कि जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा, वहीं बताने में क्या दिक्कत थी? वो कहने लगा, नहीं, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्या पता वो कहीं अपना नाम सुनकर ही यहाँ पर पहुँच जाए। मैंने कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? फिर उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। शायद उस एक्सीडेंट को 2.5 साल हो चुके हैं और उसके बाद कई सारे लोगों ने इस रास्ते पर उस आत्मा को देखा है। मैंने कहा, किसकी आत्मा थी और क्या था? वो कहने लगा कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें 4 लोग मारे गए। चारों लोगों का अंतिम संस्कार भी हुआ था, लेकिन पता नहीं, उनमें से एक आत्मा आज भी लोगों को दिखती है और कहती है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी की आत्मा हूँ। मैंने कहा, जब अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद क्या उसे मुक्ति नहीं मिली? वो आश्चर्य से मेरी ओर देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि आप बहुत सीधे इंसान हो, आप बस संभाल कर यहाँ से जाना। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी ट्रक चालू की और वहाँ से निकल पड़ा। बारिश अब भी हो ही रही थी। कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आई और फिर मैंने जब अपने सामने देखा तो मुझे लगा कि शायद सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अब ट्रक को धीमे धीमे करके आगे बढ़ाना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या पता जो एक्सीडेंट में परेशान हुआ होगा मैं उसकी मदद कर सकूं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद, शायद 3-4 किलोमीटर में आगे चल चुका था, लेकिन मुझे ऐसा एक्सीडेंट हुआ कहीं पर भी कुछ नहीं दिखा। मैं ये सोचने लगा कि जब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो वो आवाज़ कैसे आई। मन ही मन मेरे कई सारे सवाल उठ रहे थे कि फिर से मैंने दोबारा एक आवाज़ सुनी और इस बार वो आवाज़ ऐसा लगा कि मेरे ट्रक के पीछे से आई, यानी कि शायद किसी ने ट्रक को पीछे से ठोक दिया हो। मैं तुरंत ही ट्रक से नीचे उतरा और छाता खोलकर ट्रक के पीछे की ओर गया, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन है। जब मैं पीछे देख रहा था तब मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर जब मेरी नज़रें ट्रक के ऊपर गई तो मैंने देखा कि ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, जो कि बारिश की वजह से बराबर साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, वो आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके बड़े से नोकीले दांत थे और वो ऊपर बैठकर मुझे ही घूर रहा था। जैसा कि शेर शिकार करने से पहले अपनी शिकार की ताक में बैठा होता है, सेम वो भी वैसा ही बैठा था और ऐसा यूं भी लग रहा था कि शायद अब वो मुझ पर छलांग मारकर वो मुझे जान से मार देगा। मैं तो उसे देखकर ही वहाँ पर कांपने लगा और तुरंत भागते हुए ट्रक के पास, यानी कि ट्रक की केबिन में चला गया। मैं जब ट्रक की केबिन में जाकर बैठा तब तक वो छलांग मार के नीचे मेरी केबिन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। जब मैंने ये चीज़ देखी तब मैं भगवान का नाम लेने लगा और बस खुद को कैसे भी वहाँ से निकालने की सोच रहा था। मैंने ट्रक चालू की और ट्रक भी चालू हो गई। मैंने ट्रक को पूरी गति से भगाने की सोची और वैसा ही किया, लेकिन वो जीव मेरे साथ ही चल रहा था, मेरे साथ साथ भाग रहा था। वो इतनी तेज़ कैसे भाग सकता था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। भागते भागते वो सामने की विंडशील्ड पर एक लौलचिमक जैसा चिपक गया, जिसकी वजह से अब मुझे सामने का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने उसी विंडशील्ड पर पता नहीं क्या किया कि विंडशील्ड दोनों भी टूट गई और बारिश के साथ साथ तेज़ हवा भी उस केबिन में अंदर आ रही थी। कांच के छोटे छोटे टुकड़े मेरे शरीर पर घुस चुके थे। मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाया, जिसके बाद वो भी ऊपर की ओर से नीचे गिरा, यानी विंडशील्ड टूटने के बाद
उसने खिड़की को पकड़ कर रखा था। मैंने जब ये देखा कि वो नीचे गिर गया, तब मैंने दोबारा से ट्रक को शुरू किया और ट्रक को उसके ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन जब ट्रक उसके ऊपर चढ़ी, तब मैं ये महसूस कर पा रहा था कि ट्रक किसी चीज़ के ऊपर से गई है। वो क्या था दोस्तों, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं कई सारे लोगों को इस घटना के बारे में बताया, तो वो लोग कहने लगे कि अगर आत्मा होती तो वो तुझे जान से मार देती, या फिर किसी आत्मा के ऊपर ट्रक चढ़ा देना, ये तो असंभव सी बात है। तो दोस्तों, ये थी राजू की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने भेजी है। इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं मंडी, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह घटना आज से 20 साल पहले लगभग 2002 में हमारे ही गांव में घटी थी। चलिए अब घटना पर आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में घोकड़ा गांव के पास का जंगल रहस्यमयी और भयानक घटनाओं के लिए जाना माना जाता है। एक भूतिया प्राणी जिसे छलावा या छलिंडा के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जंगल के बहुत करीब आने वाले लोगों को परेशान करता है। जीव को आधा मानव और आधा जानवर भी कहा जाता है, जिसके लंबे तीखे पंजे और चमकदार लाल आंखें हैं, जो किसी को भी डर से कपा देने पर मजबूर कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि छलावा कभी एक इंसान था, जिसे एक शक्तिशाली चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से इस भयानक प्राणी में बदल दिया था। उसके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिससे वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन नियम ये है कि अगर आप किसी तरह उसके पैर छूने में कामयाब हो जाते हो, तो कहीं जाकर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, ये आपको उसके पीछे से करना है, नहीं तो यदि तुम उसके सामने खड़े रहोगे तो वो अपने मजबूत पैरों से तुम्हें कुचल डालेगा। वे कोई भी आकार धारण कर सकता है, लेकिन सटीक रूप से नकल नहीं कर सकता। वे दूर से किसी परिचित की तरह दिखते हैं और रात में अकेले घूमने वाले लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। लोगों को वे अपने परिचितों के रूप में अपने पास मदद के लिए बुलाते हैं या किसी अन्य कारण से बुलाते हैं, और जब कोई उनके पास जाता है तो वो उसे अपने पैरों से कुचल के मार देते हैं। उस व्यक्ति को एकदम मौत नहीं आती, बल्कि तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय तक तो उस आदमी को भी भयानक दर्द से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षित रहने का केवल एक ही तरीका है। रात के समय अंधेरी जगहों या जंगलों में अगर कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब बिल्कुल मत देना। अगर आप जवाब नहीं देते हो तो वो छलिंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आपके डर पर भोजन करता है और वो ऐसे शिकार को मारना पसंद करते हैं। या युवा वर्ग को आसानी से मूर्ख बनाया जाता है, जो भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखते। ऐसे लोग उसका आसान शिकार बन जाते हैं। अब सीधा घटना पर आते हैं। एक रात पास के गांव के युवकों के एक समूह ने इस पर जांच करने का फैसला किया और अपने साथ मशालों और हथियारों को ले लिया। जंगल में वो सभी लोग चले गए। वो सभी लोग ये साबित करने के पीछे थे कि जो गांव के लोग सोचते हैं शायद वो गलत है, और ये सब सिर्फ एक मिथ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। उनका ये भी कहना था कि ये छलावा या छलिंडा जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे ही वो जंगल में और अंदर गए, उन्होंने अजीब सी आवाज़ें सुनी और देखा कि उनके चारों ओर परछाइयाँ घूम रही है। अचानक उन्होंने दर्द से भरी एक चीख सुनी और देखा कि उस छलिंडे की चमकती लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। वो जो लड़के थे वो घबरा गए और भागने की कोशिश की, लेकिन वो जीव बहुत तेज़ और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। एक एक करके नौजवानों पर उस छलिंडे ने हमला किया और उन्हें कुचलते हुए आगे चला गया। कुछ पर
उसने धोखे से हमला कर डाला और कुछ को अपनी चाल में फंसाकर ऊंची जगहों से धक्का दे दिया। उनकी चीखों से पूरा जंगल ही गूंज उठा और दूर से ही कुछ लोग वो आवाज़ें सुन रहे थे। जब अगले दिन सूर्योदय हुआ तो केवल कुछ ही उनमें से जीवित थे। जो उन्होंने अनुभव किया था, उस दिन से छलिंडे की कहानी और भी भयानक हो गई और ग्रामीण कभी भी रात में जंगल के बहुत करीब नहीं गए। वे जानते थे कि छलावा या यूं कहे कि छलिंडा असली था और जो कोई भी इसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करेगा वो या तो मारा जाएगा या जिंदगी भर परेशान रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।